नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। इस देश में बहुत बड़ी संख्या है ऐसे युवाओं की जो पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक की वजह से, जी हाँ, हृदयघात की वजह से समय से पहले या तो दुनिया छोड़कर चले गए या फिर हार्ट सर्जरी का उन्हें सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में युवाओं में इस तरह के केसेस सामने क्यों आ रहे हैं? हार्ट अटैक को लेकर जो एक ट्रेडिशनल टिपिकल सोच है कि एक समय के साथ ही जब आप बुजुर्ग अवस्था की तरफ बढ़ते हैं तब बीमारियां आपको ग्रस्त करती हैं और अपनी गिरफ्त में लेती हैं, तभी हार्ट अटैक आते रहें, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के क्या कारण है? न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हम समाज में जो कुछ हो रहा है और जो सही नहीं है वो हम समाज के साथ ही साझा करें, ताकि समाज इस बात को समझे, जाने कि हमें कहां सुधार करने की गुंजाइश है, हमें कहां सुधार करना है। और इसलिए आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट अटैक जिम में हाल ही का जो मामला सामने आया है कि जिमिंग करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक का शिकार हुए जिस नौजवान के साथ। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा है हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर नीरज कुमार कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर संजय कुमार चुग, आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली एम्स में। डॉक्टर अभिषेक सिंह, आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर पीयूष जोशी, आप प्रियंका हॉस्पिटल जयपुर में कार्डियोलॉजिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देश के तमाम जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत के केस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। क्या कारण है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं? क्या वजह है कि इस देश में इतनी बड़ी संख्या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की बढ़ रही है, खास करके युवाओं में? शुरुआत मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आपसे ही करती हूँ। सबसे पहले तो हमें इस पूरे हार्ट अटैक की जो 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 भी मतलब शुरुआत से होती है, अटैक जिस दिन आता है डेफिनेटली उस दिन शुरुआत नहीं है, उस दिन तो परिणाम है एक तरह का वो। अगर आप समय रहते हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा मालूम नहीं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है डॉक्टर राजेश शर्मा? देखिए, हार्ट अटैक की जो शुरुआत है वो ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो छाती में थोड़ी सिकुड़न सी होती है, या कुछ लोग उसको समझते हैं कि हमारे छाती में या तो एसिडिटी हो रही है या पेट खराब हो रहा है, और उसको इग्नोर करते हैं। और ये चीज धीरे धीरे चलती रहती है कई दिनों तक। जब एक पॉइंट क्रॉस कर जाता है तब वो प्रॉपर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, जिसमें पेशेंट जो है सडनली कोलैप्स कर जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले अगर एक इंसान अपने इस सिम्टम्स को पहचाने और तुरंत अपना डायग्नोसिस या उपचार करने की कोशिश करवाए तो ये चीजें पकड़ी जा सकती है। ये पहली चीज है। जी, दूसरी चीज डॉक्टर संजय कुमार चुग, शुरुआत यहां से होती है कि आपको चेस्ट में पेन होता है, थोड़ा हल्का हल्का होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति, ये चेस्ट पेन की नौबत क्यों आती है? इसके बहुत सारे कारण होंगे, हर इंडिविजुअल के साथ कारण अलग होंगे, लेकिन कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं। यहां तक पहुंचने के कारण क्या क्या हैं डॉक्टर संजय कुमार चुग? देखिए, ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हल्का हल्का पेन ही होगा शुरू में। तो पहला सिम्टम भी कई बार कार्डियक अरेस्ट ही हो सकता है। हार्ट अटैक ऐसी भयंकर सी चीज है कि उसमें एरिथमिया होके इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, फर्स्ट सिम्टम इटसेल्फ में भी ये कार्डियक अरेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में हल्का पेन होगा उसके बाद ही डेवलप होगा। तो ये कई बार अनअनाउंस्ड भी आ जाता है, क्योंकि जिसकी एक्टिविटी नहीं है, जिसको एक्सर्शन नहीं करता, तो उसको कई बार पता ही नहीं लगता कि वो किस पोजीशन में और कहां तक पहुंच चुका है। दूसरी बात यह है कि जो अगर किसी के सिम्टम्स हैं तो इनिशियली ये होता है कि थोड़ा चलने में उसको पेन होने लगता है। जैसे पहले वो चल फिर लेता था, अब कहता है जी थोड़ा चलने में पेन हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो हर एक में कि वो प्रोग्रेशन होते होते ही बंद हो। कई बार सडनली बंद होता है, कई बार प्लाक रप्चर हो जाता है। अंदर जो ब्लॉकेज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होता है
उसका रप्चर हो जाता है कई बार। जैसे किसी को फ्लू हुआ, फ्लू होने के बाद उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ और इन्फ्लेमेशन होके प्लाक रप्चर होके सडनली क्लॉट बना, तो उसमें कोई सिम्टम नहीं थे कि वो चलने में पेन होता था या पहले उसको हल्का दर्द होता था। उसमें सडनली हुआ और वो एक इन्फेक्शन वाली स्टेज में हम कई बार देखते हैं कि इन्फेक्शन हुआ किसी को और उससे प्रेसिपिटेट हो गया। तो इसके मल्टीपल फैसेट्स हैं, मल्टीपल वेज ऑफ प्रेजेंटेशन है। एक तो सडन अरेस्ट हो गया कार्डियक अरिथमिया, दूसरा ये है कि जिसमें फ्लू या कोई भी प्लाक रप्चर, कई बार एक्सरसाइज करते हुए जिम में प्लाक रप्चर हुआ, अंदर जो ब्लॉकेज थी उसके प्लाक में रप्चर हुआ और उसने वहीं पे आर्टरी को एकदम से बंद कर दिया और सडन अरिथमिया होके और कोलैप्स कर गया और अरिथमिया होके खत्म। तो ये जो प्लाक रप्चर वाली चीज है, नॉट नेसेसरी कि इन्फेक्शन से हो सकता है, स्ट्रेस एक्सर्शन से हो सकता है, ब्लड प्रेशर सडन शूट करने पे हो सकता है, किसी को एकदम से कोई स्ट्रेस हुआ इमोशनल उस टाइम पे हो सकता है। इसके अलावा यह है कि किसी को हल्का हल्का पेन हो रहा है या थोड़ा चलने में पेन होता है, ये भी एक वेरिएशन है जिसमें कि उसको पहले वार्निंग मिलती है या कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। बट इन ए इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स कोई वार्निंग ही नहीं मिलती और वो सडनली उसमें कोलैप्स हो जाता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर संजय कुमार चुग, कि जरूरी नहीं है आपको अलार्म करे, जरूरी नहीं है कि आपको समय मिले। बहुत सारे लोगों को इतना सडन और तुरंत होता है, लेकिन चाहे कारण सडन हो, चाहे आपको धीरे 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 इस तरफ ले जाने की बॉडी की तरफ से अलार्मिंग सिचुएशन आए, सवाल ये डॉक्टर अभिषेक सिंह कि दोनों ही स्थितियों में आप पहुंचते हैं, उससे पहले ही आपके शरीर में कुछ ऐसी सिम्टम्स जरूर आते होंगे। आपको आपको मतलब इस देश के हर जागरूक नागरिक को, और जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करने के लिए क्या ऐसा किया जाए जिससे पता चले कि आप सडन या फिर इस तरह के अटैक से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे मालूम है कि शुगर से बचना है तो आपको नियमित वॉक करनी है, आपको हालांकि मीठा कम खाना है, ये बात शुगर से पहले तो मेरे नहीं कहते हैं। तो डॉक्टर अभिषेक सिंह, सवाल ये है कि दोनों ही स्थितियों से बचने से पहले आपके शरीर के भीतर कौन से ऐसे बदलाव आते हैं कि आपको एक अलार्म की स्थिति महसूस हो जानी चाहिए, जो लोग दरअसल महसूस कर नहीं पाते? देखिए, इसमें मैं दो कैटेगरी में पहले हार्ट की बीमारी को बांटना चाहूंगा। एक होती है जैसे हार्ट अटैक जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी होती है सडन कार्डियक अरेस्ट। तो जो हार्ट अटैक की सिम्टम्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हार्ट अटैक के पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलती हैं कि जब चलते हैं तो सीने में भारीपन हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकती है, सांस का फूलना हो सकता है। अगर डायबिटीज अगर आपको है लंबे समय से तो उसमें कितनी बारी आपको सीने में भारीपन, दर्द का एहसास नहीं होता। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आप मान के चलें कि आपके नसों में कहीं ना कहीं सिकुड़न, दिल के नसों में कहीं ना कहीं सिकुड़न हो रही है और इसी के कारण आपके सिम्टम्स आ रहे हैं। मान के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी कोई बीमारी से अगर आपको कोई परेशानी हो रही है सीने के आसपास तो यूजुअली आपको उतना रिस्क नहीं होता जितना हार्ट की बीमारियों से होता है। दूसरा एक जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, सडन कार्डियक अरेस्ट के मल्टीपल कारण हो सकते हैं। उसमें एक जो हृदय की नलियों में ब्लॉकेज या हार्ट अटैक के कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि किसी को फैमिली हिस्ट्री में हेरिडेटरी किसी कारण से कोई बीमारी चली जा रही है। जैसे अभी एक हाल फिलहाल में हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा था जिसमें एक महिला डांस कर रही थी और डांस करते करते सडनली कोलैप्स कर गई। तो उस परिस्थिति में जो उनके भाई थे उनकी भी डेथ 9 इयर्स के जब बच्चा था तो उस समय उसकी डेथ हुई थी। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरह की अगर फैमिली हिस्ट्री किसी की फैमिली में रही है इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर में, तो सारे जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, मतलब भाई हैं, बहन हैं, तो सबकी एक कार्डियक एवल्यूएशन मैंडेटरी हो जाती है ये पता करने के लिए कि कोई जेनेटिक कारण तो नहीं है किसी तरह के कार्डियक अरेस्ट होने का। दूसरा, अगर कोई सीने में भारीपन या किसी भी तरह की आपको परेशानी चलने में हो रही है, पहली बात तो सर ने जैसे बताई कि हम लोगों ने आजकल चलना छोड़ दिया है तो हमें सिम्टम्स का एहसास ही कितनी बार नहीं हो पाता और सडनली वो हार्ट अटैक के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम डेली अगर मैंडेटरी टहलने की प्रक्रिया को जारी रखें तो आपके हार्ट अटैक के बहुत पहले आप सिम्टम्स को पकड़ सकते हैं, बशर्ते आप सिम्टम्स को इग्नोर और निग्लेक्ट ना करें।
किसी भी तरह की परेशानी होती है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट को आप मिलें, उसको इवेलुएट कराएं ईको और टीएमटी के फॉर्म में, और बीमारियों को हम बहुत पहले पकड़ सकते हैं, उसको इलाज कर सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आप पूरे फैमिली की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, कार्डियक की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। जी डॉक्टर पीयूष जोशी, कार्डियक इवोल्यूशन और ये जो स्क्रीनिंग का समय कब से शुरू करना चाहिए एवरेज औसत, अगर किसी को कोई किसी तरह का सिम्टम नहीं है, पहली बात। और दूसरा, जिसको थोड़ा बहुत सिम्टम है उसको किस किस तरह के टेस्ट कराकर अपने आप को समय से पहले तैयार करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो हार्ट अटैक के इवेंट्स हैं वो मोस्टली 65 के बाद में ही होते थे, पर नाउअडेज ये देखा गया है कि इवन 30 की एज के अंदर भी यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक के इवेंट होते जा रहे हैं। तो जब भी, जैसा सर ने बताया, कि आपको सिम्टम्स थोड़े से भी लगते हैं कि आपको थोड़ा सा चेस्ट पेन है या चलते टाइम आपकी सांस फूल रही है, तो आपको इमिडिएटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब हम कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो बेसिक जो ईसीजी, जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करवाते हैं कार्डियोलॉजी में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में हम लोग हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं। अगर जैसे सर ने बताया कि एक्यूट चेस्ट पेन करके कोई पेशेंट हमारे पास में आता है, और ईसीजी के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये एसटी एलिवेटेड एमआई है या नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई है। अगर एसटी एलिवेटेड एमआई है तो हम लोग उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर ईसीजी में माइनर से चेंजेज हैं तो हम लोग ट्रोप्टी करवाते हैं। अगर ट्रोप्टी आता है तो वो एक्यूट इवेंट को दर्शाता है। अगर ईसीजी में आपके स्लाइड से चेंजेज हैं और अगर अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना वाला प्रकरण रहता है तो हम लोग आगे टीएमटी वगैरह कराते हैं, तो चेक करने के लिए, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी को चेक करने के लिए। आजकल प्राय ऐसा देखा गया है कि युवा जिम की तरफ बहुत आकर्षित हुए हैं। डायरेक्टली वो जिम को प्रिफर करते हैं बिना कुछ अपनी हेल्थ को देखे हुए, डायरेक्टली हाई एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना प्रेफर करते हैं। तो हम लोग मोस्टली ये चाहते हैं कि जो भी युवा इस तरह की एक्सरसाइज को अपनाना चाहते हैं, एक बार अपना कार्डियक एवोल्यूशन करवाएं। उसके अंदर आपकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो होती है, ईसीजी हो गया, इको हो गया, टीएमटी हो गया आपका, उसको आप करवाइए। अगर वो सब नॉर्मल आती है देन यू कैन गो फॉर डायरेक्टली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इवन ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर आप 45 मिनट्स पर डे 5 डेज इन ए वीक अगर आप चल पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसके लिए जा सकते हैं। पर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए आपको 30-35 एज के अंदर ही आपको एक बार ये ईसीजी, इको, टीएमटी करवा लेना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज कुमार, सवाल ये है कि ये फैक्ट है आज की तारीख में, आंकड़े आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कितने परसेंटेज ये जो ग्राफ है युवाओं में कार्डियक अरेस्ट का ये बढ़ रहा है, ये हिंदुस्तान में है या दुनिया भर में भी इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? और अगर बढ़ रहे हैं तो इसके दरअसल कारण क्या है? यूथ अगर कार्डियक अरेस्ट का इतनी बड़ी संख्या में शिकार हो रहा है, भारत की तुलना में दुनिया का क्या हाल है और इसके कारण क्या है? डॉक्टर नीरज कुमार। यंग एज में हार्ट अटैक होना, ये विगत कुछ समय में, पिछले एक दशक में काफी ज्यादा देखने को मिला है। और अपनी प्रैक्टिस में मैंने 23 साल, 25 साल और 27 साल के बच्चों का भी हार्ट अटैक का प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से ऑपरेशन किया है। तो इसमें बात ये समझ में आती है कि जो भी वेस्टर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन की ओर जो युवा बढ़े, उसमें खाने पीने की गड़बड़ी हुई, साथ में उनका जो भी एक्सरसाइज वगैरह का पैटर्न, एक नॉर्मल खेल कूद का पैटर्न होता था, मोबाइल और टीवी, लैपटॉप इनके आने से वो खत्म होता गया। जॉब में जो युवा आए या जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स काफी हाई रहे। स्ट्रेस लेवल्स को कॉम्बैट करने के लिए कई लोगों ने टोबैको या कई स्मोकिंग, इन सब चीजों का भी सहारा लिया। जो हमारी जो पूरा प्राचीन पद्धतियां कुछ थी, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो चीजें कहीं बैकड्रॉप में जाती गई। तो ये तीनों चारों चीजों का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा, जो आज के युवाओं को हार्ट अटैक्स बहुत अर्ली एज में होने लगा। परसेंटेज देखा जाए तो अभी भी ज्यादा 45 साल के बाद का ही होता है, मगर काफी अच्छी संख्या में, आई थिंक 5 to 10% लोगों को बिलो 45 ईयर्स अब हार्ट अटैक हो रहे हैं। जो बाकी कुछ कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकते हैं, वाल्वुलर लीजन्स हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के,
बट मोस्टली वो पहले से सिम्टम्स आते हैं और वो पता चल जाता है। लेकिन जो सडन हार्ट अटैक है, जो कि यंग एज में, जो पास्ट मिडिल एज में मोस्टली जब हार्ट अटैक होता है तो उनको पहले से सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि नलियों में ब्लॉकेज रहती है 70% 80%, जिससे कि उनको सिम्टम्स होते हैं, चलने में सांस फूलना, सीने में जकड़न महसूस होना। मगर जो यंग एज में होता है वो ज्यादातर प्लाक रप्चर से होता है, उनको पहले सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं होती, इसलिए उनको सिम्टम्स नहीं होते। इसमें जो सबसे खतरनाक एस्पेक्ट इसका होता है वो है कि चूंकि उस एज के लोग इस चीज से अवेयर ही नहीं होते कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो उस थॉट प्रोसेस में उसको नहीं लेते। वो या तो किसी ऐसी नॉन कार्डियक सेटअप्स में जाते हैं और प्राइमरी इलाज वहां पर लेते हैं, जिससे वो ईसीजी भी नहीं हो पाता, और कई बार 1 दिन 2 दिन बाद फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर होते हैं। तो उस स्थिति में उनका हार्ट काफी हद तक खराब हो जाता है और मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी दोनों ही बहुत हाई हो जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि उनको ये अवेयरनेस हो कि हार्ट अटैक किसी भी एज में हो सकता है। 12 साल की उम्र से ही जिन लोगों को ससेप्टेबिलिटी है या जिनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको फैमिलियल टेंडेंसीज हैं, उनके नसों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, उनको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक डेवलप होने लगते हैं। 18 साल तक तो सिग्निफिकेंटली हो सकते हैं। तो पार्टिकुलरली द पीपल जिनका कोई फैमिलियल हिस्ट्री रहा हो, जिनको कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, ओबेसिटी, इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर हो, जिनके एक्सरसाइज एफर्ट टॉलरेंस है नहीं, वो करते ही नहीं एक्सरसाइज, तो एफर्ट टॉलरेंस का पता नहीं है, या जो किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज वगैरह का सहारा ले रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा मीनिंगफुल है कि वो इसकी अवेयरनेस रखें। अपना एक टेस्ट पहले, इन माय ओपिनियन आफ्टर 20 years एवरीबडी शुड गेट हिज प्रिलिमिनरी टेस्ट डन, जिससे उनको अपना बेसलाइन शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना बीपी, अपनी ईसीजी, इतनी जानकारी तो हो। और वो बहुत सही कहा डॉक्टर अभिषेक ने कि अगर किसी को कोई एक्सरसाइज प्लान शुरू करना है, किसी को कोई अपना जिमिंग स्टार्ट करनी है, जहां पर भी वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपने हार्ट को देने जा रहे हैं, उसके पहले एक बार अपना कार्डियक इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज कुमार, एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्ट को एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, जिमिंग या कुछ ऐसी ही अगर करते हैं तो एक फैक्टर है, लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा, ब्रेन को स्ट्रेस से भी क्या हार्ट अटैक, क्योंकि स्ट्रेस की बात आई कि आजकल के युवाओं को बहुत कॉम्पिटिशन्स का और अपने कंपनीज के वर्क प्रेशर का जो स्ट्रेस है उससे भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो ब्रेन का प्रेशर कैसे हार्ट अटैक का कारण बनता है डॉक्टर राजेश शर्मा? अपना ऑडियो ऑन करिए राजेश जी। ओके, तो और ये सारी चीजें कनेक्टेड है, ब्रेन है, हार्ट है, वेदर गट है, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है कि व्हेनेवर जब भी कोई काम करता है, ऑब्वियसली उसका ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और शुरू में तो अगर वो स्ट्रेस दूर हो जाता है तो अपने नॉर्मल लेवल पे आ भी जाता है, स्वाभाविक लेवल पे आ जाता है। बट एक स्टेज के बाद अगर ये कंटिन्यूस ऐसे स्ट्रेस चलता रहता है, एक परमानेंट स्ट्रेस हार्ट के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अफ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब भी ये स्ट्रेस बनता है एंड एक अक्यूट स्टेज आए तो सडनली वो हार्ट ही गिव वे कर जाता है ब्रेन के इफेक्ट से। सो इश्यू यहाँ होता है कि सबसे पहली बात, जब आप स्ट्रेसफुल काम करते हैं तो एक प्रिवेंटिव मेजर रखना बहुत जरूरी है, जिसमें कि बीच बीच में अपना ब्रेक्स लो, 15-20 मिनट अपना काम से ब्रेक्स लो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो या कुछ इस टाइप के वॉकिंग करो, ताकि आपका जो ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस आया वो खत्म हो जाए एंड हार्ट के ऊपर जोर ना पड़े, एंड देन आप अपने काम पे दोबारा करो। दूसरा इश्यू हो रहा है, अब नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स हो रहे हैं आजकल के जवान जो है वो सोचते हैं कि हम 24 घंटा जग लें। ऐसे आपने देखा होगा कि गेमिंग में बच्चे जो है 7-7 दिन तक गेमिंग कर रहे हैं बगैर खाए पिए, एंड सडनली दे जस्ट कोलैप्स। अब इस टाइप की चीजें जो हैं, अगर आप अपने शरीर को भूल जाओगे कि आपके शरीर का एक लिमिट है,
उस लिमिट को अगर आप भूल जाएंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हो। सो सबसे पहली चीज है कि एडिक्वेट स्लीप इज इंपॉर्टेंट और राइट टाइम पे स्लीप करना है। ये नहीं है कि आप रात के 1 बजे सो रहे हो और सुबह 5 बजे उठ के आप जिम करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा ही एक स्टोरी आती है कि एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि बहुत एक्टिव फिजिकली थे। He used to party a lot, he used to exercise a lot, he used to run marathons तक दौड़ते थे। लेकिन one fine day वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे he just collapsed। एक दिन सडनली डेथ हो गया उनकी। और जब पता चला तो सबसे बड़ा कारण ये निकला कि he was not having ढंग की स्लीप नहीं ले रहे थे वो। कम से कम 8 to 10 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट। नींद जरूरी है। नेक्स्ट है डाइट पैटर्न्स। आजकल के जो डाइट पैटर्न्स है वो सारे चेंज हो गए। यंगर जनरेशन फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। ये भूल के कि हमारे भारत मूल के जो खाना है वो पहले ही काफी प्राकृतिक और साइंटिफिक खाना था हमारा, लेकिन इसको भूल के वो फास्ट फूड, मैकडोनल्ड्स और इस टाइप की चीजों में घुस रहे हैं जहां पर ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और ये चीज जो है उनको, जिसको कोलेस्ट्रॉल का पहले से प्रॉब्लम है या फैमिली हिस्ट्री है, उसको और वर्सन कर रही है वो। एंड ये अपने आप में उसको, उसके स्ट्रेस लेवल्स को और बढ़ा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस सबसे पहले ब्रेन पे इफेक्ट आए उससे पहले कि आपके पास बीच बीच में काम के वक्त ब्रेक्स होने चाहिए, जिसमें आप 15-20 मिनट ब्रेक लो, अपना डीप ब्रीदिंग जो भी एक्सरसाइज करो, टाइमली स्लीप लो, एडिक्वेट स्लीप लो, खाना टाइम से खाओ, खाना बैलेंस्ड डाइट खाओ। जो हमारा भारतीय खाना है वो बहुत बैलेंस्ड है, उस पे ज्यादा जोर दो बजाय कि फास्ट फूड्स के। जी डॉक्टर संजय कुमार चुग, जैसा कि डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि स्ट्रेस से बचने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने काम के बीच में ब्रेक्स लें। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी काम पर जब आप होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, हर प्रोफेशन के प्लस और माइनस हैं, हर प्रोफेशन में आपको स्ट्रेस अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, फेस करना पड़ता है। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप टूट जाएंगे। हर इंडिविजुअल खुद फील भी कर सकता है कि ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आपका मतलब जो सिर दर्द करता है एक्सट्रीम लेवल पर, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी, रेस्टलेस होती है, आप नींद नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अरेस्ट आए, मतलब आपको कार्डियक या कोई और ऐसा स्ट्रोक आए, उस समय भी अगर आप कूल एंड काम होकर उस स्ट्रेस से अपने आप को दूर करने का पॉजिटिव एफर्ट करते हैं, तो क्या वो एफर्ट आपको इस तरह के स्ट्रोक से, अरेस्ट से, कार्डियक अरेस्ट से बचाने में मददगार होता है? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर संजय कुमार। जी ऑडियो ऑन है। जी जी, Am I audible? हाँ जी हाँ जी। तो कि स्ट्रेस जो है, अगर किसी को हम देखें कि कोई स्ट्रेस में अभी है और वो चाहता है कि मैं स्ट्रेस को अपना अभी रिलीव कर लूं, उससे डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, जैसे आप उसको यू ट्राई टू डिफ्यूज योर स्ट्रेस बाय व्हाटएवर मींस, तो उसमें उसका आपको एक इमीडिएट इंटरिम कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोर इम्पोर्टेंट है कि दी एंटायर जो स्ट्रेस वाला इशू है, stress management should not be only waiting for the time of peak stress. Stress management is actually a part of a lifestyle. It's a part of a lifestyle. तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आप जैसे अभी डॉक्टर नीरज ने भी बताया और दूसरे डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि अगर हम अपने एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज करते हैं विद ड्यू प्रिकॉशन, जैसे बताया गया, जिसमें योगा भी है, प्राणायाम भी है, मेडिटेशन भी है और एरोबिक भी जरूरी है। मतलब यू शुड बी एबल टू वॉक एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स इन 1 आवर मिनिमम। और अगर हम ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एरोबिक भी, जो कि कैटेकोलामिन लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, एंड योगा प्राणायाम जो है और मेडिटेशन, दीज एक्चुअली स्टेबिलाइज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों स्ट्रेस बस्टिंग के लिए बहुत ही आइडियल है। तो एज ए रूटीन और लाइफस्टाइल में अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ड्यूरिंग एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेस हमें ऑलरेडी एक बैकग्राउंड हमारा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का रहता है
पर उसके इन एडिशन भी हम कर सकते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई करना चाहे डीप ब्रीदिंग प्राणायाम, दीज आर वेरी यूजफुल। उस टाइम पे कोई अगर बैठ के मेडिटेट करना चाहे, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। और एक शवासन जिसको योग निद्रा कहते हैं, अगर वो भी कोई करता है शवासन या योग निद्रा, वो भी इमीडिएट रिलीफ के लिए, बॉडी रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मैं कहूंगा ये दोनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप रूटीन में एक लाइफस्टाइल का पार्ट उसको इंक्लूड करते हैं, और जब ऐसा कोई एपिसोड आपको लगता है कि आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप इस तरह से उसको इंटरिम रिलीफ के लिए भी कर सकते हैं, और दोनों का बेनिफिट बहुत अच्छा है टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल, रिड्यूस द इवेंट्स। डॉक्टर अभिषेक सिंह, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि डेफिनेटली वो हेल्पफुल होता है अगर आप उस एक्सट्रीम स्ट्रेस से निकलने के लिए पॉजिटिव एफर्ट्स करते हैं। क्या वो पॉजिटिव एफर्ट्स आपको उस ट्रॉमा से या उस इवेंट से बचाकर कुछ लंबे समय के लिए आगे निकल जाते हैं, या फिर वो उस मोमेंट पे इवेंट रुक जाता है लेकिन आपको वापस जल्दी ही फेस करना पड़ सकता है? देखिए मैम, इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो जैसे सर ने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ये वन डे एक्सरसाइज नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपको स्ट्रेस आया और आपको कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो आप उसको मैनेज करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये डे टू डे प्रोसेस आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। उसके 2-3 प्रमुख कारण आप समझ सकते हैं कि क्यों ये जरूरी है, खासकर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सिनेरियो में, कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो हमारी हार्ट की नसें होती हैं, उनके डायमीटर को अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 20 से 30% उनके डायमीटर छोटी होती है। तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं इस तरह की हार्ट की बीमारियों या हार्ट अटैक से प्रोन होने के लिए। अब इस पे ऊपर हमने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक जो हम डिफाइन करते हैं कि सुबह उठना है और इतने बजे आपका लंच ब्रेकफास्ट होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसको हमने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है उसका डेफिनेटली हमें बहुत फायदा हुआ है बहुत सारे मेथड्स में, लेकिन अगर आप उसके ड्रॉबैक्स में जाएंगे तो एक उसका ड्रॉबैक मैं प्रमुख मानता हूं कि आपके मोबाइल पे ही सब कुछ एक्सेसिबल है, तो आपने मूवमेंट या हमने मूवमेंट बंद कर दिया है। हर कुछ आपके डोर स्टेप पर डिलीवर हो रहा है, चाहे खाना हो चाहे आपके ग्रोसरी के आइटम्स हो। वो आप बाहर निकलना, पहले दूध हम लोग झोला लेकर जाते थे और दूध लेकर आते थे, वो वॉकिंग मॉर्निंग की वो सारी बंद हो गई है। ऊपर से जो यंगर जनरेशन है उन्होंने अपने आप को मोबाइल में कैद कर लिया, जैसा सर ने बताया कि 7-7 दिन तक वो गेमिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, खाना पीना पूरी तरह से छोड़ के। उस गेम का अपना एक स्ट्रेस फैक्टर भी होता है कि लूजिंग या गेनिंग जो भी उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्व है उसका एक अपना स्ट्रेस होता है। प्लस जो बच्चे आप देख रहे हैं कि जो जिम में जाते हैं और जिम में सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी अपनी स्क्रीनिंग नहीं कराई, कार्डिक स्क्रीनिंग नहीं कराई, और वो जिम के अंदर गए और वहां पे वो ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं अपने आप अपनी बॉडी को। तो मैं इसको समझता हूं कि अगर आप प्रोफेशनल आप गेम प्लेयर या वेट लिफ्टर नहीं है तो कोई कारण नहीं बनता कि आप 120 किलो का जाकर वहां वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह का जब आप सडन वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपका बीपी बहुत ज्यादा सूट करता है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो अंदर ब्लॉक्स हार्डली 10-20% की भी ब्लॉक अगर आपकी पड़ी है और उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव जो लेयरिंग है वो अगर रप्चर हो गई, जिसको सर ने प्लाक रप्चर का नाम दिया था, वो रप्चर हो गई तो सडनली आर्टरी बंद होके और हार्ट अटैक करा के और पेशेंट या जो भी एक्सरसाइज कर रहा है यंग लड़का वो वहीं पे कोलैप्स कर सकता है। तो इन सारी बातों को समझने की जरूरत है कि हम डिनायल मोड में न रहें, हमारी अपनी लाइफ स्टाइल को डे टू डे एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करके लाइफ स्टाइल चेंजेस को डाइट के फॉर्म में, बेटर एक्सरसाइज के फॉर्म में, मिनिमम 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week रखते हुए किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस, खासकर स्मोकिंग, आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो ड्रग एडिक्टिव सब्सटेंसेज हैं इंक्लूडिंग इंजेक्टेबल एडिक्टिव सब्सटेंसेज के भी मिसयूज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो भी एक प्रमुख कारण है हार्ट अटैक होने का। तो ये सारी चीजों को हम चेंज करें अपने डे टू डे लाइफ में, नहीं कि एक दिन का वो हम मेथड रखें कि जिस दिन हमको प्रॉब्लम हुई उस दिन हम मैनेज करेंगे और बाकी दिन हमारा वैसे ही चलता रहेगा। ये आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं हो सकता। डॉक्टर अभिषेक, मैं मेरे सवाल को थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहती हूँ।
इसलिए कि इस तरह के जो भी केसेस सामने आ रहे हैं, वो लोग जो अभी तक कम से कम उसकी गिरफ्त में नहीं आए हैं, डेफिनेटली रेगुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसे आपको रेगुलरली ही ठीक करना है। लेकिन मेरा सवाल स्पेसिफिक ये है कि अगर अगर आपको ऐसी स्टेज में है आप कि जहां आपको फील होता है, क्योंकि अगर आपके माइंड में कुछ कुछ बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो कंटिन्यूअस चल रहा है, कई बार उससे भी स्ट्रेस आता है। ऐसे लोगों की संख्या हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ी है, खास करके फैमिली इश्यूज को लेकर भी लोग बहुत तनाव में रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि रेगुलर मैनेजमेंट डेफिनेटली सबसे बड़ी और पहली जरूरत है, लेकिन ऐसे इवेंट्स को रोकने में, उस पर्टिकुलर मोमेंट से बचने के लिए अगर लोगों को मालूम हो कि हमें 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 उससे बचने के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं, तो शायद वो निकल जाए, वो मोमेंट निकल जाए। ये क्या साइंटिफिकली मेडिकली पॉसिबल है डॉक्टर अभिषेक सिंह? जी मैम, ये डेफिनेटली साइंटिफिकली पॉसिबल है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप कुछ मेथड्स है, जैसे आप पहले तो जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, अगर मान लीजिए आपकी किसी से क्वेरी हो रही है तो आप उससे दूर हो सकते हैं। दूसरा है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम बोलते हैं, हमारे बुक्स में भी लिखी हुई है, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल में। और जिस सिचुएशन ये देखिए, ये मैं फिर बोलूंगा कि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं हो सकता। ये जिस सिचुएशन में आप हैं उसको आपको हैंडल करने का तरीका आपको पहले से ही उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीरज कुमार, वेट, जो युवा इस वक्त ओवर वेट वाले हैं, वो कितने % ज्यादा हार्ट अटैक को अपने लिए मतलब इनवाइट कर रहे हैं? ओवरवेट जो भी युवा हैं, क्योंकि वेट बढ़ना नॉर्मली ये युवाओं का लक्षण नहीं है, क्योंकि युवा ज्यादा एक्टिव होते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से। तो अगर ज्यादा भी भोजन करते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ट्रेडिशनली हम यही बिलीव करते हैं, क्योंकि वो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। बट अगर कोई ओबीज है तो इसका मतलब है कि या तो उसको कोई लाइफस्टाइल के अलावा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती हैं जो रूल आउट करना चाहिए। अगर फैमिलियल ओबेसिटी है तो उसको चेक करना चाहिए और उसको बिना किसी रीजन के भी उनको अपने हेल्थ के लिए विजिलेंट होना चाहिए। ओबेसिटी अगर आती है तो अपने साथ कई दोस्तों को लेकर आती है, उनकी एक शैतान मंडली होती है। ओबेसिटी के साथ साथ बीपी बढ़ना बहुत कॉमन है। ओबेसिटी के साथ साथ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है, शुगर बढ़ जाना, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होना बहुत ही कॉमन है। ओबेसिटी के साथ साथ उनका जो अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है तो उनको टायर्डनेस लगेगी, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। साथ साथ कई सारे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जो कि उनको अपने अपने जो भी उनकी एज ग्रुप है उसमें साइडलाइन कर देते हैं। उससे डिप्रेशन और कई तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको घेरते हैं। तो ओबेसिटी बिकम्स, इट इज मल्टीफैक्टोरियल। और अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करें तो ओबेसिटी उसको कई तरीके से हार्ट हेल्थ को खराब करता है। तो अगर कोई बच्चा ओबीज है उसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके डाइटरी पैटर्न को इम्प्रूव करना चाहिए, उसके एक्सरसाइज पैटर्न को इम्प्रूव करना चाहिए, और ये सारा कुछ ग्रेजुअल करना चाहिए। क्योंकि जो ओबीज हुआ है उसको वो फिजिकल डीकंडीशनिंग के स्टेट में, उसके बॉडी को कंडीशन करना चाहिए, उसको अपने वाइटल ऑर्गन्स की रीट्रेनिंग करनी चाहिए, अपनी डिटेल्ड मेटाबॉलिक इवेल्युएशन करानी चाहिए। और अगर इन सब को करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो फिर चाइल्ड ओबेसिटी एक्सपर्ट के पास उसको जाना चाहिए। जी, डॉक्टर पीयूष जोशी, सवाल ये कि जो ब्रेन हैमरेज के केसेस हैं या जिनको शुगर ज्यादा है, जो डायबिटिक हैं, इन लोगों में हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली ज्यादा है? जी बिल्कुल। डायबिटीज जो है एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। डायबिटीज अपने हार्ट को
प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया आपका, लॉन्ग टर्म के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो भी नॉर्मल पेशेंट के कंपेरेटिवली अलग होते हैं, जिसको हम लोग एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको डायफोरेसिस या स्वेटिंग या एंजाइटी या पर्सपिरेशन या एटिपिकल पेन जैसा हो रहा है, तो वो भी आपका हार्ट अटैक या एंजाइना का सिम्टम्स हो सकता है। तो जब भी कोई पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स अगर इस तरह के सिम्टम्स महसूस करता है, उसको इमिडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जी, और ब्रेन हैमरेज के जिनको हो चुका है उन लोगों को हार्ट अटैक के चांसेस कंपैरेटिवली कम या ज्यादा? ब्रेन हेमरेज का कोज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रेन हेमरेज अगर हाइपरटेंशन की वजह से, कई बार आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है, बीपी की वजह से अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो आपका ब्रेन हेमरेज का कोज हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन भी एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स है हार्ट अटैक के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज 24 पर हमारी कोशिश होती है कि हम पत्रकारिता का जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें और समाज में उन सब बातों को साझा करें। एक्सपर्ट डॉक्टर्स से आपने सुना कि कैसे हमारे देश में युवाओं को जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं उनसे कैसे बचना है, लाइफस्टाइल को कितना इंप्रूव करना है, शारीरिक एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है, समय समय पर आपके रेगुलर चेकअप्स क्यों जरूरी हैं और आप कैसे इन इंसिडेंट से, इस तरह के इवेंट से, इस तरह की दुर्घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं। आप जानना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा देश के 5 एक्सपर्ट डॉक्टर्स को जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को रेगुलर देखते हैं और अपने अनुभव के साथ हमारे साथ न्यूज 24 पर उन्होंने अपना समय दिया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार आपकी जो उपस्थिति है वो हमारा मनोबल बढ़ाती है। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।